Hi guys, today we discuss about Newton's second law of मोशन। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूटन भाई साहब का दूसरा नियम क्या था। पहला नियम हम पढ़ चुके थे जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। क्या होता था लॉ ऑफ इनर्शिया? किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी वह खुद का पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अगर वह मोशन में है तो वह मोशन में रहने की कोशिश करेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, ये न्यूटन भाई साहब का पहला नियम था। दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम समझने से पहले हमने आपको बताया था मोमेंटम के अबाउट कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो आपने बोला था कि सर अपने पास सपोज मेरा मास 20 kg है और मेरा वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मेरे मास को मेरे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हम डिस्कस किए थे। और डिस्कस किए थे क्या कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन था। तो आपने बोला था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अच्छा वहां से हमने कुछ फॉर्मूला बनाया था क्या के ई वन अपॉन के ई टू इक्वल टू पी वन बाई पी टू का होल स्क्वायर। इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, और बात किया था कि मोमेंटम किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी के मास पे, मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी के वेलोसिटी पे। अगर आप मोमेंटम को इंक्रीज करना चाहते हो तो बॉडी के मास को इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर बॉडी के वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब अगर मास अपने पास अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया था। आज हम देखते क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये फुल्ली बेस्ड कॉन्सेप्ट है किस पे? मोमेंटम पे, इसलिए हम पहले से मोमेंटम जान चुके हैं। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं मोमेंटम के लिए। अपने पास सपोज चलो देखो पहले इसका अपन स्टेटमेंट लिखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is equal to applied force। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन न्यूटन सेकेंड लॉ का, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट। क्या? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सबसे पहली बात, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से। हमने लिखा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इट मींस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? अप्लाइड फोर्स। तो ये मिल जाएगा स्टेटमेंट किसका? ये स्टेटमेंट किसका मिला अपने को? ये मिला न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, रही बात, हम बात करते हैं सपोज कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वह इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है। आफ्टर t सेकेंड के बाद, t समय के पश्चात क्या मिला? इसका मास चेंज होगा ना, मास तो वही रहेगा। हाँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फाइनल वेलोसिटी में। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करना। अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। t सेकेंड बाद कुछ समय बीत चुका है, तो क्या हुआ, इसका मास तो वही रहेगा, पर इसका इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब मैं बोला कि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, उसको हम pi से लिखे, क्या लिखेंगे, m इंटू यू। ओके, और इसी ऑब्जेक्ट का हम फाइनल मोमेंटम लिखे तो क्या लिखेंगे, m इंटू वी। तो हमें इनिशियल मोमेंटम मिल चुका है और क्या मिला है, फाइनल मोमेंटम। अब देखो ध्यान से, मैं बात करूं आपसे कि डेल्टा p क्या लिखेंगे, तो तुम बोलोगे क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, देन डेल्टा p इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, m इंटू यू। फिर यहां से डेल्टा p निकालो तो क्या मिलेगा, m कॉमन लो तो मिलेगा v माइनस यू। ठीक है, ये मिल गया चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा p क्या शो करता है, चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू डेल्टा p अपॉन t। ठीक है, देन यहां से क्या लिखा हमने, F इक्वल टू डेल्टा p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m v माइनस यू, और अपॉन में क्या, t। देन क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू m, इसको लिखा हमने v माइनस यू अपॉन में t। और आपको पता है, क्या पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, यहां से हम अगर a निकाले तो क्या मिलेगा, v माइनस यू बाई टी। इट मीन्स इस पूरे की जगह पर a पुट कर सकते हैं, क्योंकि a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर हमने पुट क्या किया, f इक्वल टू m इंटू ए। ये मिल जाएगा क्या अपने को, फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या मिला अपने को, फॉर्मूला, f इक्वल टू एम ए। तो कोई भी तुमसे पूछे कि f इक्वल टू एम ए जो एक्सप्रेशन होता है, ये न्यूटन के किस लॉ से आता है, तुम्हारा आंसर होना चाहिए क्या, सेकेंड लॉ से आता है। ठीक है सर, f क्या है, f इज द फोर्स, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और a क्या है, एक्सीलरेशन। ओके, गॉट इट क्लियर, नोट डाउन, नोट कर लो। नोट करो। ओके, वीडियो पॉज करना और छाप लेना। अगर नोट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं नोट हुआ जिसका, वह वीडियो पॉज करेगा और छाप लेगा, और नहीं तो दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन अपने पास क्या है, स्क्रीनशॉट। ओके, 2 फिंगर लगाओ, खींच दो, ऐसे 3 फिंगर लगाओ, स्क्रीन पे खींच दो, स्क्रीनशॉट गैलरी में आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और आपको समझ में भी आया, क्यों समझ में आया, सर आपने पहले मोमेंटम बता दिया था, इसलिए इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आपसे। हम इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला मिला। और F क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर एरो लगाते हैं। ठीक है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर एरो लगा दिया। मास क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है, नहीं, मास के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा मास 10 केजी वेस्ट में है, गलत बात। मेरा मास 10 केजी नॉर्थ में है, गलत बात। इसका मतलब मास के पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर, एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी, तो हमने बोला दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो अपने पास ये क्या लिख दिया, F वेक्टर इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। रही बात कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ
व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अलोंग एफ वेक्टर। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अपने को फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला क्या, F इक्वल टू m में। अब इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन F इक्वल टू m इंटू a। सपोज अपने पास ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल m है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा है वो ऐसे लगा है। ठीक है, तो जब फोर्स इधर होगा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जो एक्सीलरेशन होगा वो भी इधर का ही होगा। क्यों? क्योंकि जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। ठीक, अब पूछा आपसे कि इस a की वैल्यू निकालो, इस a की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस मास का बनाओ क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाएंगे, देखो इस मास पे क्या करेगा, ये सरफेस कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, और ये मास के खुद के वेट के नीचे एक फोर्स काम करेगा क्या, m इंटू जी। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, देखो ध्यान से, तो एक ऊपर काम करेगा क्या m, और नीचे काम क्या करेगा mg, और इधर क्यों काम कौन सा फोर्स काम करेगा, F, और इधर ही क्या होगा, डायरेक्शन A वेक्टर होगा, और इसका मास क्या है, m। देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में बैलेंस है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स और mg जो है आपस में क्या है, बैलेंस है। इट मीन्स यहां से हम फोर्स लिख सकते हैं F इक्वल टू m इंटू a, और यहां से अगर हम a निकालें क्या मिलेगा, F अपॉन में m। ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, एक्चुअली जो ये फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली हम लिखे इसको, एक्चुअली फॉर्मूला लिखे इसका, बिल्कुल रियल फॉर्मूला, वह होता है a वेक्टर इक्वल टू F नेट वेक्टर अपॉन में m। ये होता है रियलिटी फॉर्मूला। ये कहाँ यूज करेंगे अभी देखते हैं, पहले इतना नोट कर लो। ओके, वीडियो पॉज करना, छाप लेना, चलो पहले छाप लो, लिख लो। ओके, हो गया होगा, चल देखते हैं भाई। इसी क्वेश्चन को अपन कुछ वैल्यू देके करते हैं, जैसे कि अपने पास ये सरफेस है, इस सरफेस का जो मास है वह 10 kg है, और इस पे अपन जो फोर्स लगाया वह 10 न्यूटन लगाया। अब देखो ध्यान से, नॉर्मल और mg से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने पास इसका मोशन बिल्कुल स्ट्रेट है, ना तो ऊपर है ना ही नीचे है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और mg आपस में बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, अब क्या लगाओ, डायरेक्ट F इक्वल टू m इंटू a। चलो a निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, F अपॉन में m। F बाई 10 न्यूटन है, मास भी 10 है, तो आंसर क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सपोज अपने पास, देखो ध्यान से, ये सरफेस है और इस पे हमने 10 kg का मास रख रखा है। इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से। ये जो फोर्स है इसको बोल दिया, ये भाई साहब अपने पास 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये अपने पास 5 न्यूटन का फोर्स। तो इस बॉडी का क्या होगा, एक्सीलरेशन। इस बॉडी का क्या होगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन।
कि भैया अपने पास एक 10 केजी का मास है, उस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक 10 न्यूटन का इधर, एक 5 न्यूटन का इधर। सबसे पहले मेरे को बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर चलेगा, ये ऑब्जेक्ट किधर चलेगा। देखो ध्यान से, इधर वाला ज्यादा है, इधर वाला कम है, इधर वाला ज्यादा है, इधर वाला क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट इधर चलेगा। जब इधर चलेगा तो इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें फॉर्मूला क्या पता है ए वेक्टर का, फॉर्मूला पता है एफ नेट अपॉन में क्या एम, ये फॉर्मूला पता है। एफ नेट कितना होगा, तुम बोलोगे 10 माइनस 5। क्यों 10 माइनस 5? क्योंकि इधर 10 है, इधर 5 है, तो जो ये 10 केजी का मास है वो 5 न्यूटन से इधर चलने वाला है। ठीक है, तो 10 माइनस 5 अपॉन मास कितना है 10, कितना आएगा 5/10। इट मीन्स एक्सीलरेशन जो आएगा वो 1/2, इट मीन्स कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं हम लोग। जैसे अपने पास ये सरफेस है, इस बार मास अपन ने 20 केजी लिया, इस बार इधर की जो फोर्स लग रहा है वह 20 न्यूटन लग रहा है, और इधर की जो फोर्स लग रहा है वह 50 न्यूटन लग रहा है। पूछा है एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो इस बार देखो ध्यान से, ये 20 केजी का मास किधर मूव करेगा, इधर से 20 लगाया, इधर से 50, ज्यादा किधर से, इधर से, तो जाहिर सी बात है मास इधर आएगा, तो इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू एफ नेट वेक्टर अपॉन में क्या एम। एफ नेट कितना हो जाएगा, 50 में से आप कितना माइनस करोगे 20, अपॉन में मास कितना हो जाएगा 20, देन कितना आंसर आएगा 30/20। देन यहाँ से ए वेक्टर निकालो तो कितना मिलेगा 3/2, इट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट डाउन, तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, नोट कर लो। ठीक है, हो गया, हो गया, ओके, होपफुली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, अच्छा सा न्यूमेरिकल। इन तीनों को सबसे पहले नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार क्या देखा हमने, एक सरफेस है, कुछ ऐसा सरफेस अपने पास है, स्मूथ सरफेस कह सकते हो, रफ सरफेस होगा अगर तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, बट फ्रिक्शन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। अपने पास यहाँ पे एक 2 केजी का मास है, ठीक है, एक और अपने पास मास है, एक और मास अपने पास है, वह 1 केजी का मास है। फिर आगे देखा तो एक और मास अपन ने लगा रखा है, वह जो मास अपने पास है वह 3 केजी का मास। 3 बॉक्स है, एक बॉक्स ए है, एक बॉक्स बी है, एक बॉक्स सी। इन सबको अपन ने एक रस्सी से बांधा, एक 2 केजी और 1 केजी पर एक और रस्सी लगा है, और 1 केजी और 3 केजी से एक और रस्सी लगा है, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वह लग रहा है 6 न्यूटन, ठीक है। और पूछा है कि इस क्वेश्चन में आप मेरे को बता दो कि टेंशन इन ईच स्ट्रिंग
इन रस्सियों में कितना टेंशन आएगा एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो, तो आपने टेंशन बढ़ाना सीखा था जब हम टेंशन फोर्स बात किए थे। इसके लिए टेंशन इधर की ओर होगा T1 और रस्सी चेंज होगा तब टेंशन चेंज होगा, बट रस्सी यहाँ पे सेम है इसलिए इसमें भी T1। इस वाले के लिए टेंशन कितना लिखेंगे हम लोग T2 और इसके लिए भी क्या T2। ठीक है, और देखो ध्यान से ये 6 न्यूटन से खींच रहे हैं तो सबका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होगा और सबका अपन ने क्या लिया, एक्सीलरेशन कांस्टेंट लिया। ठीक है, हम A बॉक्स, B बॉक्स और C बॉक्स का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले इसके लिए बनाया अपन ने क्या, 2 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। ये 2 kg का अपने पास मास है, इसके ऊपर इधर क्या लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, और एक्सीलरेशन भी इसका इधर ही होगा। तो क्या लिखोगे, टेंशन एक टाइप का फोर्स ही होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो लिखा अपन ने T1 इक्वल टू मास कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना है 8। यहां से बना एक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम 1 kg का। तो अपन ने 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, इधर की ओर कितना काम कर रहा है, कौन सा T2, और इसके इधर क्या काम कर रहा है T1, और एक्सीलरेशन इसका कितना होगा इधर। तो जब अगर ये इधर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है T2 बड़ा होगा T1 से। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो T2 से बड़ा होगा T1, तभी तो खींच रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, T2 माइनस T1। क्यों, क्योंकि भैया अपने पास ये बड़ा है, तो इसमें से क्या करेंगे अपन, सपोज इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर 10, तो क्या लिख रहे हैं 20 माइनस 10, वैसे लिखा अपने 20 माइनस 10 मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास 1 है, एक्सीलरेशन A है, तो यहाँ से क्या लेसन मिला, T2 माइनस T1 इक्वल टू A। ये दूसरा लेसन मिला। इसका अपन बनाया 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये 3 kg है, इधर की ओर 6 न्यूटन लगा है और इधर कितना है T2 है, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक, मतलब ये 6 न्यूटन T2 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, नेट क्या लिखेंगे, 6 माइनस T2 मास इंटू एक्सीलरेशन। मास 3 है, एक्सीलरेशन कितना है 8। तो यहाँ से तुम T2 देखोगे अगर, तो क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ से तुम लिख सकते हो T2 लिखना है अगर, तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, T2 लिखोगे 6 माइनस 3A, यहाँ से ये मिल गया। इन तीनों एक्सप्रेशन से T1 T2 का मान निकाल लो और A का मान निकाल लो। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का T1 2 इंटू A है, ये A है, और यहाँ क्या है 6 माइनस 3A है। इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से निकालते हैं T1 T2 और A की वैल्यू। तो नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दिया, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दिया। सबसे पहले क्या किया अपन ने, हमने बोला आपसे कि पुट द वैल्यू ऑफ T1 from equation first and T2 from equation second in equation second। ओके, हमने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ T1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से T1 की वैल्यू और थर्ड इक्वेशन से T2 की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, T2 माइनस T1 इक्वल टू A है। ठीक है, तो T2 कितना है भाई, T2 है 6 माइनस 3 इंटू A, माइनस T1 कितना है 2A है इक्वल टू A। तो कितना मिलेगा 6 माइनस 5A इक्वल टू A। A को इधर लाओ तो 5A है, इधर जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो मिलेगा 6A इक्वल टू 6। A की वैल्यू मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्सीलरेशन मिल चुका है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको एक्सीलरेशन मिल गया तो इसमें टेंशन पता चल जाएगा, इसमें भी टेंशन पता चल जाएगा। क्यों, इस A की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ पुट करो क्या मिलेगा, T1 कितना मिलेगा 2 न्यूटन, क्योंकि A की वैल्यू 1। ठीक,
और T2 की अपने पास यहाँ पे एक वैल्यू पुट करो तो कितना मिलेगा, T2 इक्वल टू 6 माइनस 3, इट मीन्स 3 न्यूटन। तो अपने पास हर एक स्ट्रिंग में टेंशन पता चल गया और एक्सीलरेशन भी पता चल गया। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन थ्योरी। ठीक है, इतना पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना और नोट्स को बार बार प्रिपेयर करते रहना। ठीक है, चलो गुड बाय।